सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और आज इस जंग का 12वां दिन है। लेकिन हालात शांत होने की बजाय और ज्यादा विस्फोटक होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है और इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध का दायरा तेजी से फैलने की आशंका बढ़ गई है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार हमलों का दायरा सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि अमेरिकी टेक कंपनियों के ऑफिस और डेटा सेंटर्स भी प्रभावित निशाने पर हो सकते हैं, जिनमें गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, नवीडिया, IBM और ओरेकल जैसी बड़ी कंपनियों के नाम बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल, दुबई और अबू धाबी में मौजूद इन कंपनियों के दफ्तर और डेटा सेंटर संभावित टारगेट हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये जंग सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि साइबर और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग भी बन सकती है। इसी बीच वैश्विक स्तर पर भी यह संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आज एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वोटिंग करने वाली है। इस प्रस्ताव में ईरान से मांग की गई है कि वह बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन जैसे देशों पर हमले बंद करे, क्योंकि युद्ध का दायरा लगातार फैलता जा रहा है और इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ रहा है। वहीं लेबनान में हालात बेहद गंभीर हो गए, क्योंकि वहां इजराइल के हमलों में अब तक 570 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1444 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ मंगलवार को ही 84 लोगों की मौत हुई और 131 घायल हुए, जो इस युद्ध के दौरान एक दिन में हुई सबसे बड़ी तबाही में से एक मानी जा रही है। इजराइल की लगातार हवाई और सैन्य कार्रवाई के कारण वहां के कई इलाके तबाह हो चुके हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लेबनान सरकार के अनुसार अब तक करीब 7,80,000 लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 1,20,000 लोग सरकारी राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने सीमा के पास स्थित अल्मा अशाब शहर से अपने कर्मचारियों को हटा लिया है, क्योंकि वहां स्थिति बेहद खतरनाक बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी चेतावनी दी है कि वह अमेरिका और इजराइल के आर्थिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। दरअसल ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में एक बैंक को निशाना बनाया है। हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि कौन सा बैंक था, लेकिन ईरान के खातमुल अंबिया सैन्य कमांड मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस हमले के बाद ईरान अब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक केंद्रों और बैंकों को निशाना बना सकता है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को चेतावनी दी है कि वे बैंकों से कम 1 किलोमीटर दूर रहे, क्योंकि वहां हमले हो सकते हैं। यानी अब जंग का दायरा सैन्य ठिकानों से निकलकर आर्थिक ढांचे तक पहुंच सकता है। इसी बीच भारत ने भी इस पूरे संकट पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात बेहद चिंताजनक हैं और भारत इस स्थिति पर लगातार नजरें बनाए हुए है। करना चाहता हूं, गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते हैं, लेकिन साथियों, आपको याद रखना है, आज देश में बीजेपी NDA की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आज भी हमारा प्रयास है कि युद्ध के हालत में फंसे भारतीयों को सुरक्षा मिले, हर संभव सुविधा मिले, क्योंकि इस क्षेत्र में बढ़ता युद्ध
पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई पर असर डाल सकता है। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसमें इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई युद्ध के पहले दिन हुए हमले में मामूली रूप से घायल हो गए थे। हालांकि उनकी चोट गंभीर नहीं बताई जा रही, लेकिन सुरक्षा कारणों से वह अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि उनके पैरों में चोट लगी थी और फिलहाल उन्हें किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है। दरअसल मुस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर उस समय बनाया गया था जब उनके पिता अली खामेनेई की मौत अमेरिका और इजराइल के हमले में हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार खुद अली खामेनेई नहीं चाहते थे कि उनके बेटे मुस्तफा उनके बाद देश के सुप्रीम लीडर बने और उन्होंने अपनी वसीयत में भी ऐसा लिखा था। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC ने मुस्तफा खामेनेई का नाम आगे बढ़ाया, जिसके बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के कुछ सदस्यों की असहमति के बावजूद उन्हें देश का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। एक्सपर्ट का मानना है कि मुस्तफा खामेनेई के सत्ता में आने से ईरान की राजनीति में सेना का प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकता है और इससे युद्ध की रणनीति भी अधिक आक्रामक हो सकती है। इसी बीच एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयाम इस जंग में जुड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस अब ईरान की मदद करने लगा है। उनके मुताबिक रूस ईरान को ड्रोन तकनीक में सहायता दे रहा है और आगे चलकर मिसाइल तथा एयर डिफेंस सिस्टम में भी मदद कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो रूस अपने सैनिक भी ईरान भेज सकता है, जैसा कि उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए लगभग 10,000 सैनिक भेजे थे। अगर ऐसा होता है तो ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष में बदल सकता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस जैसे बड़े देश खड़े दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके असर दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था तक फैलने लगे हैं और अगर हालात जल्द शांत नहीं हुए तो ये संघर्ष आने वाले समय में और भी बड़ा वैश्विक संकट बन सकता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह युद्ध यहीं रुक जाएगा या फिर दुनिया एक बड़े वैश्विक टकराव की ओर बढ़ रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।